नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे रोजगार की। मिशन 2024 अब की बार धुआंधार रोजगार, क्या रोजगार से मिलेगी, दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलेगा? आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी 900 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि लोगों को रोजगार पहले भी दिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से एक समारोह का हर बार आयोजन कर और मुख्यमंत्री के द्वारा जो नवनियुक्त अधिकारी या कर्मचारी है उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है, तो क्या सरकार इसका प्रचार ज्यादा कर रही है, रोजगार कम है? लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही कि 6 साल में उसने करीब करीब 6 लाख लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, रोजगार के नए अवसर खुले, एक जिला एक उत्पाद के तहत भी लोगों को रोजगार दिया गया। लेकिन अभी भी ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी महकमों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उसमें भर्तियां उस प्रकार से नहीं हो रही है जितनी जरूरत है। तो क्या सरकार बेरोजगारों को अपने साथ लेकर, बेरोजगारों को रोजगार देकर, क्या 2024 में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, एक एक कर आप सभी का उनसे परिचय करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव जी, शहजादा अब्बास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा शंकर पांडे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा छात्र नेता रजत सिंह को भी हम अपने साथ इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से शुरू करते हैं। सर, आज भी करीब 900 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही करीब 350 सब इंस्पेक्टर्स को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। सरकार ये दावा कर रही है कि बीते 6 सालों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन जिस तरीके से रोजगार देने का प्रचार हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि अब की बार रोजगार धुआंधार और बीजेपी का प्रचार 2024 में क्या यूपी में लगेगी नैया पार? तो रजत जी, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, सीधा सवाल आपसे है कि क्या ये रोजगार जो दिए जा रहे हैं, ये रोजगार कम और प्रचार ज्यादा है? नहीं मानस जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जो रोजगार का जो विषय था, ये महत्वपूर्ण विषय होता है और सरकार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है, उनकी जवाबदेही होती है अपनी जनता के प्रति। और इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन और ये रोजगार का विषय लगातार हम 2017 से कर रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी अब आप अगर उसको उस चुनाव के चश्मे से देखना चाहते हैं तो वो तो चूंकि देश में कोई ऐसा 6 महीना नहीं होता, छमाही नहीं होती कि जहां देश में कहीं ना कहीं चुनाव ना होता हो। अभी गत वर्ष ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं। तो हमने पिछले भी अपने टेन्योर में 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी। उसके बाद भी सेकेंड टेन्योर हुई, लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। और अभी 22 जुलाई को पूरे देश में इस तरह के रोजगार मेलों का कई शहरों में आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में देश के केंद्रीय मंत्री भी उसमें सहभागिता करेंगे। पहले क्या होता था, पिछली सरकारों में एक ही जातीय विशेष वर्ग के लोगों को ही चारों चयन आयोगों का अध्यक्ष बना दिया गया। अनिल यादव जैसे अपराधी को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। छात्रों को रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, आत्महत्या जैसी स्थिति आती थी। आज उस तरह की चीजें जो समाप्त हुई हैं, पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी पिछले टर्म में हमने देखा है कि जो नियुक्त होते थे, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के जरिए उनसे बातचीत की है और उनसे स्वयं चर्चा की। सभी जाति धर्म के लोग उसमें चयन हुए, उनसे पूछा कि भाई आपने किसी को पैसा तो नहीं दिया, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ? तो ये जो नियुक्ति प्रक्रिया जो है पारदर्शी बनाने का काम, बिना भ्रष्टाचार के काम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है। और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव तो एक अलग है, लोकतंत्र का उत्सव वो चलता रहेगा। हर 2 साल 3 साल में तो चुनाव होते ही हैं। पहले लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, फिर एमएलसी के आते हैं, पंचायत के आते हैं, वही नगर निकाय के चुनाव हैं। लेकिन उस सरकार को जो काम है, जनता के प्रति जवाबदेही है, वो भी साथ साथ वो अनवरत चलता रहेगा। हमारे साथ सतीश कुमार पांडे जी मौजूद है, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष है, पुराने कर्मचारी नेता रहे हैं। सतीश जी, बार बार ये सवाल आपकी तरफ से उठाया जाता रहा है कि
जो उत्तर प्रदेश में है वो खाली पद बहुत ज्यादा है और जो कर्मचारी उन ऊपर बहुत लोड है। तो क्या कोई आंकड़ा है आपके पास, आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने फीसदी पद खाली हुए? मानस जी, देखिए, किसी भी सरकार की अगर कोई जन कल्याणकारी योजना चलती है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसको उसका लाभ मिलता है। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में आज की तारीख में लगभग स्वीकृत पदों की अपेक्षा 50% पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन पर केवल आउटसोर्स और संविदा की भर्ती की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। जो स्वीकृत पद हैं उनके सापेक्ष भर्ती करें तो फिर लगेगा कि नहीं, एक रेगुलर नौकरी लोगों को मिल रही है। और जो ये संविदा पर आउटसोर्सिंग के नाम पर जो शोषण कर्मचारियों का हो रहा है, ये गलत है। ये स्वीकृत पद जितने भी हैं इनको भरा जाए, तब हम मानेंगे निश्चित रूप से सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। जब आप संविदा पे नियुक्त करते हैं किसी भी कर्मचारी को तो निश्चित तौर पर वो उतनी तन्मयता से काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि किसी भी वक्त भी संविदा खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो एजेंसियां हैं वो भी कर्मचारियों का शोषण करती है। ऐसे में अगर सरकारी महकमों में कामकाज ठीक से चलाना है तो निश्चित तौर पर जो सरकारी विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको उसमें भर्तियां करनी होंगी। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। उमाशंकर जी, जो मिशन रोजगार चल रहा है योगी सरकार का, आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या में जो युवा है वो जुड़ेंगे जिनको रोजगार मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि 2024 में जो रोजगार पर आप लोग सवाल खड़ा करते हैं वो सवाल ही खत्म हो जाएगा जब इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दिए जा रहे। सरकार ये दावा कर रही है कि 6 लाख रोजगार दिए पिछले 6 साल में, यानी 1 लाख रोजगार प्रति वर्ष दिए गए। देखिए मानस जी, सरकार दावों और वादों वाली सरकार है। जमीन पर इनकी हकीकत इनके वादों से सर्वथा भिन्न है। आपने कहा 6 लाख, मैं जरा आंकड़ा बता देता हूं। आप इनका याद करिए, इनका जो लोक संकल्प पत्र था 2017 के चुनाव में इन्होंने लिखा था कि हम प्रतिवर्ष 14 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यानी कि 5 सालों में 70 लाख रोजगार नौकरियां उत्तर प्रदेश में योगी जी को देना था। लेकिन जब 5 साल इनके बीत गए और इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया था मानस जी, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, इन्होंने कहा था कि हमने 5 सालों में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, यानी कि 70 लाख का वादा और रिपोर्ट कार्ड में 4.5 लाख। और 4.5 लाख की भी हकीकत यह है कि उसमें तमाम प्रोन्नतियां थी, तमाम ऐसी भर्तियां थी जो पिछले सरकारों की पेंडिंग थी, इस सरकार में वो पूरी हो पाई थी। मुझे एक परीक्षा बता दीजिए मानस जी उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें घोटाले ना हुए हो, जिसमें अभ्यर्थियों को कोर्ट ना जाना पड़ा हो, जिसमें अभ्यर्थियों को लखनऊ के इको गार्डन में पुलिस के लाठी डंडे गालियां और बूटों की मार ना खानी पड़ी हो। आज भी शिक्षा मित्र से लेके आंगनबाड़ी आशा बहुओं से लेके अनुदेशक तक उत्तर प्रदेश में धरनारत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तमाम इस संघर्ष में आत्महत्या कर ली और तमाम लोगों की इस बेबसी में मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। और दूसरी तरफ आप याद करिए योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान और संतोष गंगवार जी जो केंद्रीय श्रम मंत्री हुआ करते थे उनका बयान मानस जी उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चित हुआ था। योगी जी ने कहा, जब उनकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने कहा नौकरियां तो हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा ही योग्य नहीं है। तो इस घिनौने और शर्मनाक स्तर पर आकर उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से वंचित करते हुए, उनको बेरोजगारी के दंश में ढकेलते हुए उनका अपमान करती है। आप याद करिए 2017 से 2022 तक, यानी कि योगी जी के पहले कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता के अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। मैं तो भाजपा के साथी से पूछता हूं मानस जी, मुझे बताइए ना, कहां एक इंडस्ट्री लगी जहां उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने लगे? जो सरकारी पदों की वैकेंसी है वो भी हड़प करने वाली है। पिछली साल सरकार ने कोर्ट में, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि शिक्षा विभाग में 73,711 पद रिक्त हैं। मानस जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 73,711 केवल शिक्षकों के पद उसमें रिक्तियां थी। इसके अलावा कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो स्वास्थ्य विभाग है
उसमें 19,700 चिकित्सकों की वैकेंसीज रहती है, मतलब उतने चिकित्सक रहने चाहिए, लेकिन महज 11,000 हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 8,000 चिकित्सकों की कमी है। ऐसे ही हर विभाग में आप देखेंगे कमियां हैं। चिकित्सकों के वेतन समय से नहीं मिल रहे हैं, नतीजा चिकित्सक अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो प्राइवेट नर्सिंग होम भी चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यही हालात शिक्षकों के हैं, वो ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एक तरफ चमकता उत्तर प्रदेश है, महकता राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश है, और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि किसी को पूरा वेतन भी नहीं मिल रहा। मैं सतीश पांडे जी को सुन रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है मानस जी। उत्तर प्रदेश का युवा प्राइवेट नौकरियों में बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहा है। वेतन उसको 18,000 20,000 दिखाया जाएगा और उसको वो मिलेगा भी, लेकिन पीछे से ले लिया जाएगा। 7-8 हजार रुपए मुश्किलन उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में मिल रहे हैं, यानी कि उसका शोषण हो रहा है। कोरोना के बाद और जीएसटी के गलत इंप्लीमेंटेशन के बाद मानस जी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लोगों को निकाला गया, जो लोग जॉब कर रहे थे उनको बाहर किया गया। इसके अलावा एमएसएमई तबाह और बर्बाद हो गया, जो सबसे ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में लोगों को देता था, उस सेक्टर को बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और मोदी जी के गलत जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण हुआ। मुझे बता दें कहां पे नई एमएसएमई लग गए, जो एमएसएमई से लोग निकाले गए, और जो इन्होंने श्रम कानूनों का कोरोना के जस्ट बाद परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया था। ये बातें बताती हैं कि आज आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, बेरोजगारी दर लगातार क्यों बढ़ रहा है, लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर क्यों है मानस। चलिए, हमारे साथ रजत सिंह भी मौजूद हैं, युवा हैं और सवाल उठाते रहते हैं बेरोजगारों के हक में। रजत जी, आपने हमारे सभी साथियों को सुना, कांग्रेस के भी साथी, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनको भी सुना आपने। ये बताइए कि क्या हकीकत में आपको लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? तो सरकार तो करेगी 6 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। और दूसरा सवाल ये कि अगर रोजगार सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं तो हमने ये भी सुना था कि आप लोग स्वरोजगार भी कर सकते हैं। पकौड़े तलने वाला तो जुमला है, वो तो बहुत उस पर चर्चा हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वस्तुस्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? आप लोगों से मिलते रहते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रवक्ता जी की भी बातों को मैं सुना, कांग्रेस प्रवक्ता जी की बातों को सुना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र में जब सरकार चुनावी मुद्दे में आई थी तो उन्होंने कहा था युवा वर्ग को 2 करोड़ रोजगार के साथ हम देंगे हर साल। आज 8 साल हो गया है, 8 साल बीत चुका है, 9वां साल केंद्र सरकार का लगा हुआ है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 7,22,000 लोगों को दी है नौकरी। अब आप बताइए, 1 साल बीतने को है और उसमें इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी केंद्र सरकार में देंगे। अब बात आती है कि जब राज्य सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश में बहार है, लेकिन इन चीजों को मैं दरकिनार करते हुए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहार नहीं है बल्कि बिहार में बहार है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए बिहार सरकार ने कहा है और वो उससे खरी उतरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग, पूरा युवा वर्ग बिहार राज्य में नौकरी के लिए पलायन कर रहा है। वहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है, टीजीटी पीजीटी का निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग मजबूरन आज बिहार में जा रहा है, वहां की नौकरी के लिए ललक रख रहा है। क्यों? उसका रीजन है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भर्तियां आ नहीं रही है, केवल जुमलेबाजी का समीकरण चल रहा है। केंद्र राज्य सरकार 2022 चुनाव जीतने के बाद उस समय उन्होंने 4125 के करीब इन्होंने टीजीटी पीजीटी का आवेदन लिया, जिसमें अभी तक इनकी परीक्षाएं नहीं हुई। वियोग में छात्र एकदम परेशान है। योगी सरकार ने 2019 में आयोग के लिए ड्राफ्ट के लिए घोषणा किया था। 2019 से 2023 चल रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है और उन्होंने टीजीटी पीजीटी को किसी की वजह से लंबित रख रखा है परीक्षाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 900 वो भी लंबित है और लेखपाल की आपने देखा ही होगा कि 8,000 भर्तियां हैं, वो भी लंबित पड़ी हुई हैं। यूपीएसआई पे आपने देखा होगा कितनी धांधली हुआ और कितना
अखबारों में न्यूज़ों पे चला कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि भी हाल ही में बीडीओ की परीक्षाएं हुई जो पेपर लीक की वजह से निरस्त हुई थी, फिर दोबारा इनकी परीक्षाएं 1800 पद पे हुई हैं और अभी देख रहे हैं पुलिस के पद पर अभी तक कोई जवाब आया नहीं है, केवल मौखिक रूप से कार्य चल रहा है। जो ये कहा जा रहा है माननीय भाजपा प्रवक्ता जी द्वारा कि यहाँ तो उत्तर प्रदेश में बहार है, तो मैं ये भी कहते हैं ना, एक गांव में कहावत है कि एक मुट्ठी चना में पूरे गांव को खिलाना, मतलब कि 10 विज्ञापन 1000 पद पे भर्ती के निकाल कर विज्ञापन माननीय योगी जी द्वारा उसको बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में चलवाया जाना कि नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में बाहर है और अपने हाथों से विज्ञापन देना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2022 से आज 2023 चलने को है, कितने पदों पे भर्ती आई, मैं इतना एक सवाल का जवाब इनसे चाहता हूं। बाकी मेरे पास लिखित आंकड़ा है और बेरोजगारी का जो दर है वो घटा हुआ है। और अगर इससे पहले भी अगर माननीय योगी सरकार कहती है हमने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला, तो मैं उनपे एक छोटा सा एक विद पॉइंट विद प्रूफ के साथ बात रखना चाहता हूं कि जिस समय 19 मार्च 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय 3,99,000 नियमित शिक्षक थे। आज 2023 चल रहा है, इस समय एक माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि 3,32,000 इस समय नियमित शिक्षक है। इसका मतलब यह है कोई भर्ती हुई नहीं, और जो शिक्षा मित्रों की सीटों पर 68,500 69,000 भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उस पर समायोजन की सीटें हैं, ये कोई रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया नहीं है। चलिए, एक आंकड़ा है, बीते एक महीने में 11,000 युवाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली और हर बार मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है। जिस तरीके से पिछली सरकारों में धांधली हुआ करती थी या किसी एक खास वर्ग के लोगों को नौकरियां मिल जाया करती थी, बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कई पेपर लीक की घटनाएं भी हुई तो उसमें आरोपियों को पकड़ा गया और उसमें एनएसए तक की कार्रवाई। चलिए, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं प्रशांत जी आपके सामने। हमारे सभी साथी, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, चाहे हमारे सतीश पांडे जी हो, सभी सवाल आप पे खड़ा कर रहे हैं कि रोजगार कम और प्रचार ज्यादा। रोजगार है का? ये आपके सामने आंकड़े पेश किए, 50% खाली उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां दे भी रहे हैं वो संविदा की नौकरियां हैं। देखिए मानस जी, बड़े ही धूर्तता के साथ और सातिराना ढंग से रोजगार और सरकारी नौकरी को मिक्स कर दिया। सर, थोड़ी सी आपकी ऑडियो कम आ रही है, अगर मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर माइक के करीब अगर आके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब आ रही मानस जी? जी जी, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी धूर्तता के साथ और सातिराना ढंग से रोजगार और सरकारी नौकरी विषय को मिक्स कर दिया जाता है। जो आंकड़े आपने बताए, जो आंकड़े मैं कह रहा हूँ, जो 6.5 लाख जो दी गई है वो सरकारी नौकरियां दी गई हैं, वो रोजगार नहीं है। और जो रोजगार है वो डिफरेंट है। 10 लाख से अधिक रोजगार जो दिए गए हैं कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग करके दिए गए, वो अलग विषय है। जो 6 लाख का आंकड़ा है, इस केवल सरकारी नौकरियों का है, जो परमानेंट सरकारी नौकरियों का है। तो ये दोनों चीजों को कृपया मिक्स ना किया जाए, दोनों शब्दों के जाल में। उनके सबके आंकड़े किस किस विभाग में क्या नौकरियां दी गई हैं। 1,64,000 सरकारी अध्यापकों की भर्ती की गई है, चाहे प्राथमिक शिक्षकों में 1,20,000 को और 44,000 माध्यमिक शिक्षकों में। 1.5 लाख से अधिक पुलिस में भर्ती की गई है। इसको लगातार जो योगी सरकार द्वारा जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, सारे सरकारी विभागों में ये नौकरियां दी गई हैं, परमानेंट नौकरियां दी जा रही हैं। और जो रोजगार का विषय वो अलग है, जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग प्रोग्राम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो दी जा रही हैं। तो जहां जहां जिन जिन विभागों में नौकरियों की आवश्यकता हो रही, जहां जहां पद खाली हो रहे हैं, सब जगह दिया जा रहा है। कुछ जगह पर संविदा पर भी नियुक्तियां दी जा रही हैं। इस तरह इसको ट्विस्ट करना, शब्दों का हेरफेर करना कि हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी। तो ये इसको कृपया इसको हेरफेर न किया जाए, शब्दों के हेरफेर। जो नौकरी है, जो 6 लाख नौकरियां हैं, और इस मुद्दे पे ऑलरेडी हम चुनाव में जा चुके हैं। सभी चीजें, आंकड़े कई सारे डिबेट्स में उसको सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। उसमें हमें किसी को क्लेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। और आज पारदर्शी तरीके से सभी नौकरियों दी जा रही, सभी एग्जाम हो रहे हैं। जहां पर भी कुछ 1-2 जो इस तरह के जो चीजें हुई हैं, चाहे पेपर पत्र लीक हुआ हो या इस तरह की गड़बड़ियां, वहां पे लगातार कठोर कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार के द्वारा कहीं पर भी कोई इस व्यक्ति लिप्त नहीं है, ना ही सरकार के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। हम लोग स्वयं इस विषय के लिए गंभीर हैं। जो लोग इन सब मामलों में पकड़े गए हैं, उनके भी गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज करा करके एनएसए तक लगाया गया है। और पूरा पारदर्शी तरीके से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम
कर रही है। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकी कि उन्होंने क्या करने का काम किया है। हम लोग उसके लिए संकल्पित हैं। जो योग्य लोग हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, और सबको नौकरियां देने का काम किया जा रहा है। शहजाद अब्बास जी को शामिल कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। शहजाद अब्बास जी, योगी सरकार का दावा 6 साल 6 लाख नौकरियां, बीते 1 महीने में 11,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। आज भी मुख्यमंत्री ने 980 अलग अलग विभागों में जो नियुक्तियां हुई थी, उसमें अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सरकार ये दावा कर रही है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। वो रोजगार के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2024 में वो नैया पार लगाएंगे यही युवा, यही बेरोजगार, जिनके हाथों में सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र है। और आरोप आप पर है कि जब आपका जमाना था तब तो बहुत धांधली युवा करती थी, किसी एक खास जाति के लोगों को नौकरी दी जाती थी। मानस जी, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो मालूम होगा कि केंद्र सरकार के 9 साल और उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इन सब चीजों को आप सब लोगों ने देखा है। रही बात जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि 6 लाख नौकरियां दी हैं, ये नौकरियां कब दी गई हैं? ये हमें तो लगता है कि ये वैसा ही है जैसे विकास का नारा दिया गया था, विकास है, लेकिन विकास आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा। इस वक्त बरसात के समय में आप देख रहे होंगे, आप तो हर चीज की खबर रखते हैं कि क्या हालात हैं बाढ़ से, और रोडों के ऊपर जो गड्ढे हैं, लोग जो गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जल भराव है। जो राजधानी लखनऊ के अंदर आप देखिए कि नगर निगम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बाद कई वर्षों से है, उसके बाद भी बुरा हाल है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो ये सब चीजें, एक इनका जो शोषा होता है, ये तो एक धर्म के नाम के ऊपर ये लोगों को गुमराह करते हैं और उसी के ऊपर रखते हैं। ना रोजगार ये देंगे, ना ये महंगाई को कम कर पाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है मानस जी, आपको मालूम होगा कि कल अंबेडकर नगर में एक मरीज को खाना देते में छिपकली आ गई। इनके हालात इतने ज्यादा खराब है कि संभाल ही नहीं पा रहे कोई चीज को। और 2 करोड़ नौकरियों का ये अभी आपके सामने बात कह रहे हैं कि ये तो एक जुमला था। जुमला नहीं था, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आप लोग झूठ बोलते हैं। अरे आप लोग झूठ बोलते हैं। आप मौलाना में नहीं हूं, मौलाना नहीं हो, बात तमीज से कीजिए। बात कर नहीं होता है, हम भी बदतमीज ही करना जानते हैं। दिक्कत तो यही है ना कि जब कोई 2 करोड़ नौकरी डिबेट किया जाता है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी। ये आप भाषा देख रहे हैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा। राजनीति में क्या यही भाषा होती है? ये इनका स्तर, ये स्तर इनका इतना गिर गया है कि ये बात करना नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते। आप चर्चा, और रोजगार अलग है यहाँ पे, आप चर्चा करना नहीं चाहते। देखिए आप सबको देखिए, सपा में क्या कितनी नौकरियां दी गई हैं? आप बताइए सरकारी नौकरी सपा में कितनी दी गई हैं? आपने चारों आयोगों के अध्यक्ष के लोगों को बना दिया। अरे मौजूदा टाइम में आपकी सरकार चल रही है। सवाल आपसे किया जाएगा, हमसे नहीं किया जाएगा। सवाल आपसे किया जाएगा और चर्चा की जाती है तो तमीज के दायरे में चर्चा की जाती है। चर्चा तमीज के दायरे में की जाती है और तमीज के जुमला तो आ गया। 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया था आपने, 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया था। 2 करोड़ नौकरियों, रोजगार कहिए, नौकरी कहिए, नौकरी कहिए, रोजगार कहिए। रोजगार कौन सा होता है आपकी नजर में? क्या है रोजगार? आपकी नजर में रोजगार क्या है? रोजगार क्या है? नौकरी क्या है? आपकी नजर में क्या है? आप लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, चश्मा नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतार लो। आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा आप उतार लो, RSS का चश्मा आप उतार लो। अरे आप झूठ बोल रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को आप गुमराह कर रहे हो। आप बताओ, जनता ने नहीं, दिन को 4 बार जनता ने आप सभी के सामने एक आंकड़ा सुनिए प्रशांत जी और शहजाद भाई और हमारे साथी जो है सतीश पांडे जी और उमाशंकर पांडे जी, आप सभी को एक आंकड़ा है जो रखा गया सरकार की तरफ से कि जो बेरोजगारी का औसत दर है 13.25, उससे घट करके उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो 4.20 पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर ये ज्यादा है, 7% के ऊपर है। तो ये आंकड़ा जो सरकार की तरफ से रखा गया है, जो एजेंसियां बता रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगारी की दर घटी है। अब इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि रोजगार किसे माना जाएगा? रोजगार सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो सरकारी नौकरियां मिल रही है या जो निजी संस्थानों में नौकरी मिल रही है, या सरकार ये कह रही है कि वो रोजगार से लोगों को जोड़ रही है?
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं। अब्बास साहब, ये आंकड़ा थोड़ी ना झूठा है। हाँ मानस जी, मैं क्लेरिफाई कर दे। सपोज आप भी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट चैनल में हैं, तो आपको भी तो माना जाएगा ना रोजगार है, लेकिन आप सरकारी नौकरी पे नहीं है, तो दोनों चीजें डिफरेंट है। अगर कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, मानस जी प्राइवेट नौकरी आपको, मानस जी आप बताइए कि क्या नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने आपको दी है? प्राइवेट नौकरी के लिए आदमी की अपनी क्वालिफिकेशन, उसकी अपनी जितनी एजुकेशन होती है उस पर मिलती है। भारतीय जनता पार्टी चाय की दुकान लगाने को नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी सरकारें आई और चली गई, हम तो वही है। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, उदाहरण मैं यही दे रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट, ये जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, अरे सुन लीजिए बात को सुन लीजिए, प्राइवेट नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनको भी आप अपने खाने में रख के देख रहे हैं। नहीं प्राइवेट, अरे वो अगर किसी को प्राइवेट नौकरी मिल रही है क्या आप दे रहे हैं? प्राइवेट नौकरी क्या आप दे रहे हैं? नौकरी मानी जाती है सरकारी नौकरी, सरकार दे रही है। सरकारी नौकरी दे दी थी क्या? सरकारी व्यापार कर रहे हैं वो रोजगार नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी ने प्राइवेट लोगों को काउंट नहीं किया है। सवाल पूछना था, बहुत जरूरी है। के पांडे जी से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए पांडे जी। उमाशंकर पांडे जी, सॉरी उमाशंकर पांडे जी। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल मानस जी, देखिए भाजपा के साथी कह रहे हैं स्वरोजगार, रोजगार और सरकारी नौकरियों को मिक्स मत करिए। मुझे लगता है आपने अपना मैनिफेस्टो कभी नहीं पढ़ा प्रशांत जी। 2017 में, हाँ तो मैं बता, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या लिखा था आपके उसमें, क्या लिखा था? सुन लीजिए, देखिए मानस जी इनको चुप कराइए। नहीं सुन तो लीजिए प्रभु, अरे सुन लीजिए महाज्ञानी, भाजपा के लोग तो ज्ञानी होते हैं, भाजपा के लोग तो ज्ञानी होते हैं, आप सब ज्ञानी है। सुन लीजिए, शब्दों को ट्विस्ट करेंगे रोजगार और सरकारी। अरे सुन तो लीजिए, शर्मसार तो आप ही हो भाई। प्रधानमंत्री आपके, ऐसा प्रधानमंत्री पिछले कई दशकों में हम लोगों ने नहीं देखा, जो 4 दिन पहले भाषण देता है कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी है, और 4 दिन बाद उनको गोद में बिठा के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा। ऐसा मुख्यमंत्री भी हम लोगों ने नहीं देखा जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार तो है लेकिन युवा योग्य नहीं है, युवाओं का अपमान करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा बेशर्म मंत्री भी हम लोगों ने नहीं देखा जो किसानों के ऊपर पहाड़ चढ़ा के उनको मार देता है। ऐसी बेशर्म सरकार हमने आज तक नहीं देखी जो एक दलित बेटी को जलाकर परिवार वालों को उसकी अंत्येष्टि में शामिल भी नहीं होने देता, जिसका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि बलात्कार तो हुआ नहीं। ऐसी बेशर्म सरकार हम लोगों ने नहीं देखा जो बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आती है। ऐसी बेशर्म सरकार हम लोगों ने नहीं देखा जो अपने सांसद को बचाने के लिए सारे नियम कानून तौर पर रख देता है। इतनी बेशर्म सरकार है ये, जो लूटती है, मारती है, पत्रकारों को सवाल पूछने पर जेल भेज देती है। इतनी बेशर्म सरकार है ये। उमाशंकर जी और प्रशांत जी, इनका नहीं सुनिए, इनके शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल कर दिया था, उसको जेल भेज दिया। इतनी बेशर्म सरकार है ये। तुम क्या बोलोगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तू तो आग पे उतर आए, ये रामराज्य स्थापित करने वाले लोग हैं। ये तू तो आग पे उतर आए, देखिए ये तू तो आग पे उतर आए, ये रामराज्य वाले हैं। देखिए इनकी बेशर्मी देखिए। अरे चंदन का भी अपमान मत करो, चंदन जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, इसमें तू तो आग और गाली गलौज नहीं होती है। चंदन लगा के सनातन धर्म का अपमान करो, ऐसे ही तुम लोग ऐसे ही बहुरूपिया हो जो भगवा लगा के चंदन पहन के गाली गलौज करते हो चरणों पर बैठ के। यही तुम्हारा असली चेहरा है, यही तुम लोगों के संस्कार है। चंदन का अपमान करते हो, राम के चंदे में दलाली करते हो, राम के नाम पर दलाली करते हो। ये बेशर्मियत है तुम लोगों की। बेशर्म कहीं के चंदन लगा के बैठ गए, चंदन का अपमान कर रहा, बेशर्म कहीं का प्रयोग नहीं भगवा का अपमान कर रहा बेशर्म आदमी। बात करने की तमीज नहीं है इस छोटे के आदमी को, जो हम कहीं के चंदन का अपमान कर रहा बेशर्म आदमी। अबे चुप ना रहे,
चंदन का अपमान करते हो, बेशर्म कहीं के। देखिए चंदन लगा के गाली गलौज करते हैं, बेशर्म कहीं के। ऑडियो डाउन करें। लगातार तू तो आग कर रहा है, ये देखिए बेशर्म चंदन लगा के भगवा पहन के। और देखिए चर्चा में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मुद्दा सीधे युवाओं से और उनके रोजगार से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं अपने सभी साथियों से अपील करूंगा, देखिए किसी भी तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि ये तमाम लाखों दर्शक देख रहे होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमारे साथ सतीश पांडे जी चर्चा में शामिल हैं। सतीश पांडे जी को फ्रेम में लेके आइए। जी सतीश पांडे जी, देखिए आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आपसे सवाल लेते हैं। नहीं, सवाल ले लीजिए आप, फिर मैं बता देता हूँ। सतीश पांडे जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो आंकड़े हैं, ये कहा जा रहा है कि आंकड़ों में बाजीगरी की जा रही है। जितने रोजगार दिए गए दरअसल उतने हैं नहीं, और जो तमाम दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। वस्तुस्थिति है क्या उत्तर प्रदेश में, और किस तरीके से अगर नौकरियां नहीं तो किस तरीके से कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा है, और सरकार से किस तरीके की डिमांड आप लोग कर रहे हैं, और क्या कोई बातचीत हुई इस बीच में आप लोगों की सरकार से कि तमाम युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद आवाज आपकी तरफ से उठे तो भर्तियां खुले तो लोगों को रोजगार मिले? मानस जी, बहुत ही गंभीर विषय पर न्यूज 24 ने आज ये चर्चा शुरू करी थी, और जिसको जनता के सामने जाना नितांत आवश्यक था। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के इस डिबेट में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के स्थान पर यदि आपने राज्य के मान्यता प्राप्त संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों को आमंत्रित किया होता तो आज की डिबेट ज्यादा फ्रूटफुल होती। आपका उद्देश्य ये है कि जनता के सामने ये प्रस्तुत करना कि वाकई कितनी नौकरियां लोगों को दी गई हैं। तो सही आंकड़े वास्तव में हम ही लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, ये नेता लोग तो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कहते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि नौकरी जब आदमी को दी जाती है तो वो निश्चिंत हो जाता है कि हमारी अब लाइफ सुरक्षित हो गई है। लेकिन वर्तमान में जो नौकरियां प्रदान किए जाने का ट्रेंड चल रहा है, ये संविदा और आउटसोर्सिंग का, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इससे युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। 8,000, 10,000, 12,000 रुपया काम करके और उतना ही काम इंसान कर रहा है जितना एक 80,000, 90,000 रुपया पाने वाला कर रहा है। दूसरी ओर मैं सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या कोई भी सरकारी विभाग बिना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चल सकता है? आज की तारीख यह है कि लंबे समय से, जब से छठा पे कमीशन आया था, तब से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक भी नियुक्ति किसी भी विभाग में नहीं हुई है। वो केवल आउटसोर्स के कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। तो अगर आउटसोर्स का कर्मचारी भी अगर कोई लफड़ा करता है, कोई उसके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती है, तो इससे हमारी गोपनीयता भी प्रभावित होने का प्रवण रखता है। हम लगातार एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको हटाया जाए। आउटसोर्सिंग की जगह रेगुलर जो भी कर्मचारी, जो जितने भी पद विभाग में हैं, वो सारे के सारे पद रेगुलर कर्मचारियों के रूप में भरे जाए, ना कि रिक्त पदों के सापेक्ष में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती होगी, तभी हम समझेंगे। बाकी रोजगार और सरकारी नौकरी ये दो अलग अलग चीजें हैं। इससे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूरी तरह सहमत हूं। सरकारी नौकरी होना और रोजगार होना एक अलग बात, लेकिन सरकारी नौकरी जब दी जाए तो सरकारी नौकरी पाने वाला कम से कम 60 साल की उम्र तक बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। आज की स्थिति यह है कि 2004 के बाद का जो सरकारी नौकर हुआ भी रेगुलर हुआ, वो अपनी पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए लड़ रहा है। पुरानी पेंशन का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको सरकार बिल्कुल नकार रही है, और यही सरकार में बैठे हुए लोग जब विपक्ष में थे तब ये लोग प्रधानमंत्री को पत्र लिखते थे और कि नहीं, इनकी पुरानी मांग जायज है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आज जब सत्ता में आ गए हैं तो हम लोग जब मांग कर रहे हैं तो इस पर कोई गंभीर विचार नहीं हो रहा। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि 2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं उनको आप ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लावें। निश्चित रूप से ये सरकारी विभागों को अगर प्रगति चाहते हैं तो तभी संभव हो पाएगी। चलिए रजत जी, सरकारी दावा जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सतीश सर से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, और इसमें जो डिबेट का चर्चा होता है इसमें राजनीतिक के संगठनों के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है
मान्यता प्राप्त, उनको भी शामिल किया जाना था। और बाकी हम सब ने दिल्ली में 15 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन किया है और पूरे भारतवर्ष से 113 संगठन आ रहे हैं और हम सब ने मिलजुल कर ये चीज किया। इस मीटिंग का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस प्रकार से छात्र नेताओं पर और संगठन के जो भी नेतृत्व करता होता है, उत्तर प्रदेश नहीं अपितु हर राज्य की राज्य सरकार उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाती है। आपने देखा होगा कि 2022 के बाद से मेरे ऊपर फर्जी FIR हुआ, जबकि मेरा कोई कार्य नहीं रहा। मैं एक छात्र लीडर रहा हूं और एक खुद स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं और जिस प्रकार से मेरे ऊपर अपर परियोजना महानिदेशक ने हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाया, बस गलती इतनी थी कि मैं सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के लिए लड़ता रहा। तो बस मैं इतना चाहता हूं कि सरकार जो ये झूठा पुलिंदा बना रही है कि हमने युवाओं के लिए बहुत रोजगार दे दिया है और पकौड़ा तलने वाले को और चाय बेचने वाले को अगर रोजगार से जोड़ करके 2 करोड़ जोड़ रही है तो यह पूर्णतः गलत है। अगर सरकार ने अगर रोजगार मुद्दे पर अपनी सरकार बनाई है, युवाओं को पीड़ा को समझना चाहिए। ये जितनी एजेंसियां आप बता रहे हैं कि रोजगार पे रोजगार दर घटा हुआ है, नौकरी बहुत लोगों को मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जमीनी स्तर पे पहुंचिए। इलाहाबाद में हर महीने 2-4 बेरोजगार युवा वर्ग फांसी लगा रहा है। यहाँ पर इलाहाबाद में एक हब है बेरोजगारी का, लखनऊ में एक जो बेरोजगारों का हब है, कानपुर में है। आप यहाँ पर जाइए और देखिए किस तरीके से नौकरी ना आने से छात्र एकदम मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और जो भर्तियां आ रही हैं 200, 400, 800। अभी आपको बताना चाहते हैं कि जो पीसीएस का आम आया उसमें 173 या 175 के करीबन पद निकला हुआ है। आप बताइए इससे पहले कितने पद पीसीएस में निकलते थे? पीजीटी में इतनी बड़ी भर्तियां होती थी। आज 4125 के लगभग करीब जो आवेदन पद पर जो भर्तियां किया जा रहा है, जिसमें ना आयोग का पता है ना रोजगार मुद्दे पर सरकार इतना कार्य कर रही है। 2024 को देखते हुए सरकार को चाहिए कि कम से कम युवाओं की पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि जो 21 लाख के करीबन डीएलएड बीटीसी बीएड करके जो छात्र हर साल निकल रहे हैं वो एकदम मानसिक तनाव में है। मैं आपके चैनल के थ्रू मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि आप ये अनुपात समानुपात को हटाइए और देखिए कि उत्तर प्रदेश बेसिक विभाग में 1,26,000 के करीब पद खाली हैं, उन पे आप भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं भर्ती तो आप डीएलएड बीटीसी बीएड का कोर्स बंद करिए। लाखों छात्र अपने घर से लाखों रुपए कर्ज लेकर के डीएलएड बीटीसी बीएड का कोर्स करते हैं, वो इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उन्हें शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। आज उनको मौका नहीं मिल रहा तो उनका अधिकार जीवन बीतता चला जा रहा है। आज 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। छात्र एकदम मानसिक तनाव में है, उनको समझ में नहीं आ रहा उसकी श्रेणी में जाए। अगर कोई एलएलबी करता कम से कम वकालत के लिए कोर्ट जा सकता है, जहां भी जा सकता है, लेकिन डीएलएड बीटीसी किया हुआ छात्र कहीं नहीं जा सकता। वो इस डिग्री को लेकर के केवल दीवार पे टांगने का काम कर रहा है और एकदम उसे 5,000 की नौकरी किसी इंस्टीट्यूट में किसी संस्थान में नहीं मिल रही है। आज बीजेपी के प्रवक्ता जी से मैं बहुत आहत हुआ जब उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार दिया गया है, चाहे 100 रोजगार हो चाहे सरकारी नौकरी है। इससे मतलब नहीं होता कि कोई आप ठेला, मैं कल जाकर समोसे का ठेला लगा लूं तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी की कृपा से मैंने वो रोजगार श्रेणी में आएगा। नहीं, मैंने अपने दम पर, अपने मन से, अपने पैसे से रोजगार का खोला हूं, तो मैंने अपने दम पर रोजगार किया है, ना कि योगी सरकार में, न केंद्र सरकार में जोड़ा जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं एक छात्र हूं, छात्र नेता के साथ साथ एक छात्र हूं, तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि सरकार को रोजगार दे। ये 200-400 का विज्ञापन निकाल करके उनको नियुक्ति पत्र बंटवा करके टीवी चैनलों पर और दिल्ली की सड़कों में 2 करोड़ रोजगार का पोस्टर लगाने से युवा का भला नहीं होगा। जमीनी हकीकत में युवाओं का दर्द समझे और विज्ञापन जारी करें। चलिए, शहजाद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। थोड़ा सा देर से चर्चा में शामिल हुए थे। शहजाद जी, जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा रहे हैं, सतीश पांडे जी का बड़ा लंबा अनुभव रहा है, वो आपको बता भी देंगे। सरकार तो आपकी भी रही, उत्तर प्रदेश में कई बार रही, कितने रोजगार दिए आपने, शहजाद अब्बास जी?
समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे आपने उसको देखा होगा। आप लोग भले से उसके ऊपर चर्चा ना करना चाहें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो विकास का नारा दिया था उसको विकास को पूरा किया है। रोजगार की जो बात की थी उसमें रोजगार की जो बात की थी, रोजगार का जो वादा किया था उसको हमने पूरा किया। आप हमारे एक्सप्रेसवे को देखिए, और अब जो एक्सप्रेसवे के जो दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुल गई है बरसात में, आप देखिए। और रोजगार की जो बात है, सवाल तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 5 साल की सरकार थी उसमें क्या बम्पर भर्तियां हुई थी, मिले थे रोजगार क्या लोगों को? सतीश पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। अखिलेश यादव की सरकार 5 साल रही, सरकारी महकमों में कितनी भर्तियां हुई थी? नहीं, देखिए, हमको इस राजनीतिक बिंदु से हट करके कि अखिलेश यादव जी ने कितनी भर्तियां की या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कितनी भर्तियां की, इससे हट करके जो भी सरकार में रहता है, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे माननीय योगी जी की सरकार रही हो, हम दोनों से यही मांग करते हैं, और जो भी सरकार भविष्य में भी आने वाली होगी या जो भी आएगी, हमारी मांग सिर्फ यही होगी, सरकारी विभागों में जो पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाए, और कोई हमारी मांग नहीं है, बस नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। तब अभी तो छलावा हो रहा है युवाओं के साथ, 10,000 12,000 रुपए में वो बनिए की एजेंसी के थ्रू नौकरी पाते हैं और उनका कोई भविष्य नहीं रहता है। इसलिए कम से कम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए आउटसोर्स की नौकरी देने के नाम पर। आउटसोर्सिंग और संविदा की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, मैं ये सरकार से मांग कर रहा हूँ। चलिए, इस डिबेट को हम वाइंड अप करें। एक आखिरी सवाल हम कांग्रेस के अपने प्रवक्ता साथी से ले लेते हैं। पांडे जी, 10 साल यूपीए की सरकार रही आपकी, 70 साल तक आपने देश में शासन किया। अब सवाल ये उठता है कि बेरोजगारों की जो लंबी चौड़ी फौज खड़ी हुई है, बीजेपी कह रही ये तो आपकी देन है, वो तो फिर भी प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं सही तो लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 70 साल तक अगर आप ईमानदारी से युवाओं को रोजगार देते तो शायद इतनी बड़ी फौज ना खड़ी होती आज। देखिए मानस जी, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश पर फोकस रहूंगा, लेकिन जो भाजपा के साथी चले गए, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था 2022 के मैनिफेस्टो में कि हमारी जब अब सरकार आएगी हम हर परिवार को एक रोजगार देंगे या स्वरोजगार देंगे। क्या उत्तर प्रदेश के हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार इन्होंने दे दिया? इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 90 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के जितने विभाग में भर्तियां रुकी हैं या वैकेंसी हैं, सब में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये 2017 के मैनिफेस्टो में आज तक नहीं हो पाया। मैंने भी आंकड़े दिए और रजत जी ने भी आंकड़े दिए। दूसरी बात, आपने पूछा कांग्रेस के लिए, मैं मानस जी पूरी जिम्मेदारी से और पूरी चुनौती के साथ कुछ आंकड़े आपको रखता हूं। उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, ज्यादातर 98% विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी के समय के हैं, जो गवर्नमेंट के हैं। मेडिकल कॉलेज जितने फंक्शनल हैं, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो, ये सारे फंक्शनल मेडिकल कॉलेज जो आज उत्तर प्रदेश में है, सब कांग्रेस के समय में बने। दूसरी बात, बिजली उत्पादन के लिए हमने उत्तर प्रदेश में 3 एनटीपीसी लगाए, एक रायबरेली में, एक टांडा अंबेडकर नगर में, एक औरैया में। चौथा एनटीपीसी मानस जी लगा नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हमने जितनी चीनी मिले वो अपने समय में लगाई। बसपा सरकार में और वो आने वाली सरकारों में वो चीनी मिले एक एक करके बंद हो गई या बेच दी गई। कानपुर का चाहे वो मरेला, अंबेडकर नगर का मरेला मिल हो, चाहे भदोही का बुनकर उद्योग हो, ये सबको, चाहे गाजीपुर, अंबेडकर नगर, मऊ यहाँ का थ्रेड उद्योग हो, या मेरठ का स्पोर्ट इंडस्ट्री हो, या कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, या मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, या सहारनपुर का लकड़ियों के वास्तुकारी का उद्योग हो, या लखनऊ का चिकनकारी का उद्योग हो, ये सब
हर जिले की उसकी विशेषता और परंपरा के अनुसार कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ाने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में एक एक करके, चाहे वो भदोही का बुनकर उद्योग हो, कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, ऐसे तमाम उद्योग एक एक कर या तो दम तोड़ रहे हैं या समाप्त हो गए और बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक मेडिकल कॉलेज, भाजपा के साथी चले गए, एक मेडिकल कॉलेज बता दें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके इलाज करा ले। मैंने तो कोरोना काल में भी देखा, योगी जी को कोरोना की वैक्सीन लगवानी थी मानस जी, तो पीजीआई में गए, इलाज करवाना होता है तो पीजीआई में जाते हैं। ये नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में 1986 में इस पीजीआई की स्थापना हुई थी। ये मुझे बता दें कौन सा मेडिकल कॉलेज बना दिए। तो जो भी विकास कार्य हुए 89 तक एनडी तिवारी जी की जब तक सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से विकास किया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? वो पुराने बने हुए पुलों पर चित्रकारी करके कह रही, देखा चमका दिया उत्तर प्रदेश। पुरानी बने हुए एक्सप्रेसवे को, जो पूर्ववर्ती सरकार में जिस जमीनों को अधिग्रहित किया गया, उस पे कह रहे हमने बना दिया। ये जो श्रेय लेने का काम है भारतीय जनता पार्टी का मानस जी, वो उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है, पलायन करने को मजबूर है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को अपना घर चलाने में दिक्कत हो रही है। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बेतहाशा बढ़ गई है कि सरकार ने कितनी बार कमेटियां बनाई, लेकिन आज तक दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में वो कमेटी बनी थी, आज तक सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के फीस नियंत्रण के लिए दिनेश शर्मा जी की रिपोर्ट नहीं आ पाई। ना ही अभ्यर्थियों को, जो कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका पैसा जो है कोरोना के समय जो लिया गया उसको वापस कराया जाए, आज तक ये नहीं हो पाया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार का मतलब है जनता परवार, लगातार प्रहार और व्यापक प्रहार। लोग इस कदर आदी जा चुके हैं इस सरकार से मानस जी, महंगाई बेरोजगारी से, कि आत्महत्याएं आप उठा के देख लीजिए, 300% आत्महत्या उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में बढ़ गई है। जी मानस जी। चलिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। सवाल था रोजगार का कि आखिर बेरोजगारों को कब मिलेगा रोजगार और कैसे होगी उनकी नैया पार। चूंकि चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव करीब लगे हुए हैं, इसलिए एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।